हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोग के बीच में सिंगर रेफ्रिजरेटर लेके आया हूँ। सिंगल डोर का है दोस्तों और सिंगर कंपनी का है। तो दोस्तों इसमें आप कभी भी जब नया कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं और आपकी बार बार समस्या है, पहले जैसे कूलिंग नहीं प्राप्त हो पाती है और बार बार चोक हो रहा है, हाँ होता है दोस्तों, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो आप लोग को बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से काम करना है। तो दोस्तों हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और ये सिंगल डोर का है और सिंगर कंपनी का है, कोई भी कंपनी का हो। R600 का एप्लीकेशन होता है दोस्तों। R600 एप्लीकेशन में हमें किस प्रकार से काम करना है इसकी पूरी फुल नॉलेज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूरे इस वीडियो को देखेंगे। हमको इसमें पूरा स्टिकर में लगा रहता है। उसमें मानसून के समय मानसून में रखिए, विंटर समय विंटर में रखिए। और ये बीच वाला जो प्रेस बटन है वो डिफ्रॉस्ट बटन है। कंपनी 3 दिन में बोलती है और ऐसे सप्ताह 10 दिन में आप डिफ्रॉस्टिंग करिए ताकि अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी दोस्तों। ये चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप कस्टमर को ज़रूर दीजिए दोस्तों। और आगे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके पीछे स्टिकर लगा रहता है दोस्तों। इस स्टिकर में डायग्राम भी रहता है और उसके साथ साथ दोस्तों कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ है, कितनी मात्रा में, वो पूरी मात्रा उसी के हिसाब से हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं। और बाय वेट करके ही हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं। ये मैं आगे आपको वीडियो में पहला टिप्स बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कंप्रेसर हमारा R600 एप्लीकेशन का है, तो अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है। कभी भी आप इस्तेमाल करेंगे ट्यूब कटर का इस्तेमाल करेंगे और फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट काफ़ी ज्वलनशील होता है। और सबसे पहले हम उसका रिले को चेंज करेंगे, वहाँ से हटाएंगे। और रिले को हटाने के बाद ड्रायर फिल्टर से, कभी भी आप ध्यान देंगे ड्रायर फिल्टर से हो गया या कहीं से हो, ट्यूब कटर का इस्तेमाल करेंगे। अब ज्वलनशील का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रेफ्रिजरेंट जब रिमूव हो जाएगा, खुले स्थान में रिमूव करना, जब ये रिमूव हो जाएगा उसी के बाद ही आप इसको करेंगे। ये सिलिका जेल का ड्रायर फिल्टर है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देंगे। ड्रायर फिल्टर 1 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जब भी आप काम करते हैं लीकेज हो जाता है तो 1 टाइम ही आपको इस्तेमाल करना है, फिर से आपको दूसरा ड्रायर फिल्टर लगाना है। और कभी भी ड्रायर फिल्टर अच्छे कंपनी का ही लगाइए, तब का आपका प्रॉपर ये सोल्यूशन होगा और कभी बार बार चोकिंग नहीं होगी। आगे मैं बहुत सी और भी टिप्स बताऊंगा। और सिलिका जेल में आप थोड़ा छोकेंगे, इसमें आवाज़ आएगा। अगर ये चोक हो जाएगा, आयल चढ़ जाएगा तो यहाँ पर साउंड नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान देंगे। अब हम इसको चेंज कर दिए हैं, अब निकाल दिए हैं। आपको मैं पहले भी बोला हूँ, इसको निकालेंगे तो फ्लेम का इस्तेमाल बाद में करना, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद, जब गैस रिमूव हो जाएगा। अब जब हम कंप्रेसर को जब ये बाहर कर लिए, R600 का हम कंप्रेसर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है रहती है, इसमें रेफ्रिजरेंट दो रहता है। और एक चीज़ को ध्यान देंगे, जब हम कंप्रेसर को, जब कोई भी कंप्रेसर चेंज करते हैं तो इसमें देखिए ये जो रबड़ लगा रहता है, तीनों साइड की रबड़ को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। और इसके सामने लगा हुआ रहता है, इसको खोलना नहीं है। इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या टेस्ट करना है, कंप्रेसर में जो तीनों टर्मिनल लगा रहता है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, इस तीनों को आप बारी बारी से उसका रेजिस्टेंस चेक करिए और ग्राउंड है कि नहीं ये चेक करना जरूरी है। हर्मेटिक कंप्रेसर टेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया, नाइट्रोजन से ही प्रेशर टेस्ट होता है। 5 psi टेस्ट नाइट्रोजन गैस डालेंगे और उसके बाद 125 से 150 psi तक उसका जाएगा। तो ये टेस्ट करने का तरीका है और इसका मैं बहुत सा वीडियो बनाया हूँ और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, उसमें आप जाके देख के इस प्रकार से टेस्ट करिएगा। ये भी एक छोटा सा टिप्स है, इस चीज़ को आप जानेंगे तो आपका प्रॉपर वे में अच्छे से काम करेगा। आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -11.7 होता है और ये रेफ्रिजरेंट प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है। आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कंडेंसर कॉइल को अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि निकाल के कीजिए, हम अपने सुविधा के अनुसार इसको निकालें। अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन गैस है तो उसी का इस्तेमाल करिए, अगर नहीं है तो आपको फ्लैशिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे मैं बताऊंगा जिस प्रकार से आप काटते हैं, काटने के बाद अच्छा ट्यूब कटर होना चाहिए और अच्छे से उसको साफ़ कर लीजिए और उसका बोर को आप बढ़ाइएगा, क्योंकि ट्यूब कटर काटने से वो जगह भी दब जाता है। चीज़ को ध्यान देंगे। और उसको हम ड्राई नाइट्रोजन गैस से हम फ्लैशिंग कर रहे हैं। अब बारिश का वक्त है, जुलाई का महीना चल रहा है दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोस में आप लोग के बीच में लाता हूँ। और इस फ्लैशिंग करने के बाद अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन गैस नहीं है तो आप
कंप्रेसर जो बोलते हैं, और कोई भी कंप्रेसर को बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप ये चीज़ को ध्यान रखिए, इस कारण से बार बार चोक होता है और प्रॉपर जो हमको कूलिंग चाहिए वो कूलिंग प्राप्त नहीं हो पाती है और हमारा सिस्टम में समस्या आती रहती है। अब रह गया सवाल उठता है कि अगर हमारे पास ड्राई नाइट्रोजन गैस है तो हम कितने PSI में इसको फ्लैशिंग करें। ये बहुत से लोगों की क्वेश्चन रहता है, तो ये चीज़ को बता रहा हूँ। आप 80 PSI 60 से 80 PSI के बीच में आप इसको रख के और डबल स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। और सेफ्टी फुल सेफ्टी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का हेड प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इस कारण नाइट्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डबल स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और 80 PSI में आप पूरे सिस्टम को फ्लैशिंग आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान देंगे। और आगे में और बहुत महत्वपूर्ण और छोटी छोटी जानकारी जिसको हम लोग गलती करते हैं, इस कारण से हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम बना रहता है। और बारिश में तो खासकर मॉइस्चर होता है और उस कारण से हमारी नहीं होती। जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, हमारा फ्लैशिंग हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले कंडेंसर को साफ़ करना भी ज़रूरी है। मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैंने इसलिए निकाला था उसको। आप लगे लगे भी इस प्रकार से ब्रश के सहायता से उसको अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि इससे भी कूलिंग हमारी काफ़ी दब जाती है। और दीवार कस्टमर को आप बताइए, अगर कस्टमर को नहीं मालूम है, अगर आपको भी नहीं मालूम है, दीवार से कम 8 से 10 इंच दूरी होना चाहिए, क्योंकि कंडेंसर कॉइल है जो गर्म होता है और अंदर की गर्माहट और कंप्रेसर का गर्माहट को ये बाहर करता है। दोस्तों ये चीज़ को ध्यान देंगे, अच्छे से ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे, इससे कूलिंग अच्छी प्राप्त होती है। अब इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपकी प्रॉपर बना रहेगा। और जब हम मानसून में काम करते हैं तो सबसे चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि मॉइस्चर, और मॉइस्चर को हम कैसे हटाएंगे ये चीज़ को मैंने आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। ड्रायर फिल्टर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो MDC केमिकल ही इस्तेमाल कीजिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देखिए। और इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ और उसमें दिखाया हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने इसमें 20 ml कमी रिबन सक्शन पाइप से मैंने इसमें डिस्चार्ज किया है और उसको कैपिलर के माध्यम से देखिए धीरे धीरे अंदर से वो काफ़ी एवेपोरेशन करके जो है जो ऑयल को मेल्ट करके बाहर कर रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से कीजिए, पर इस प्रकार से करेंगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगा। अब हम जब ये पाइप को अब लगाने जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जब कंडेंसर पाइप को लगाएंगे तो हम सिर्फ डिस्चार्ज का ही खोलेंगे और ये अपन इसको पहले नहीं खोलेंगे, ये चीज़ को ध्यान देंगे। अब इसको हटाएंगे और हटाने के बाद तुरंत हम कंडेंसर कॉइल का जो पाइप है उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो कनेक्ट करने से पहले उस जगह को अच्छे से एम्बरी पेपर से आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा लीकेज की समस्या यहीं पर ही आती है, क्योंकि ये मेटल लोहे का है और वो कॉपर है, तांबे का है दोस्तों। तो MS है, माइल्ड मेटल है और ये कॉपर है। तो उस जगह में समस्या आती है, हमारी प्रॉपर में तरीके से हमारा ब्रेजिंग नहीं हो पाता और पकड़ नहीं आती, इस कारण से हमारी समस्या। तो उस जगह को अच्छे से साफ़ करिए और अच्छे से एम्बरी पेपर से साफ़ करने के बाद फिर उसमें अच्छा एक टेम्परेचर आएगा। उसके बाद फ्लक्स की मात्रा भी ज़्यादा नहीं देंगे और अच्छा कॉपर ट्यूब का और अच्छा आप ब्रेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, रॉड का। तो अब हम इसको सबसे पहले, जब अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो हम सबसे पहले फ्लैशिंग कहाँ से करेंगे, अभी हम एक बार फिर से डालेंगे सिस्टम में और उसको आप फ्लैशिंग करेंगे। ये यहाँ पर भी हमारी लीकेज की समस्या ड्रायर फिल्टर में बहुत होता है और इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ हमारा अगर अच्छे से हमारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हमारे लीकेज यहाँ पर ज़रूर होगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 1 टाइम ही ड्रायर फिल्टर का इस्तेमाल होता है और उसके बाद से हमें फिर से दूसरा नया लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ को ध्यान देंगे, हाई साइड और लो साइड दोनों साइड से ही वैक्यूम होगा, लो साइड से वैक्यूम नहीं हो पाता है। लीक डिटेक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप काम करते हैं तो लीक डिटेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि लीक डिटेक्ट नहीं करेंगे, अंदाजे में काम करेंगे, हम कितना भी अच्छा ब्रेजिंग कर ले, लीकेज होगा तो हमारे सारी प्रक्रिया हमारी बेकार हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान देंगे। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए और ध्यान से पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखिए और आपका सवाल और जवाब मैं इस वीडियो में पूरा देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जिस प्रकार से हम डबल मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर नहीं तो आप सिंगल से भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेज मैनीफोल्ड से कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वैक्यूम, जो वैक्यूम प्रक्रिया डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है मेरा, और इस वैक्यूम पंप से ही डबल स्टेज वैक्यूम पंप से ही सही प्रॉपर वैक्यूम होता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, हाई साइड से और लो साइड से क्यों नहीं होता, अगर हम लोअर साइड से करेंगे तो हमारा वैक्यूम प्रॉपर वैक्यूम नहीं हो पाता, ये चीज़ को ध्यान देंगे। ये अपन को हाई साइड का में हाई साइड के ड्रायर फिल्टर में लगाएंगे और ये ब्लू वाले को हम
लो साइड में लगा देंगे और येलो वाला है वो हम कंप्रेसर में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अच्छी वैक्यूम डीप करेंगे दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान देंगे। और वैक्यूम करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉपर वैक्यूम होगा। इस तरीके से यहाँ से वैक्यूम होगा तो ये वैक्यूम हमारा कहाँ से हो रहा है, यहाँ से अगर वैक्यूम करेंगे तो हमारा ये कंडेंसर कॉइल अच्छे से वैक्यूम होगा, ये चीज़ को ध्यान देंगे। वैक्यूम अगर यहाँ से करेंगे तभी आपका कंडेंसर कॉइल वैक्यूम होगा। अगर हम यहाँ पर नहीं करते हैं यहाँ से तो आप सोचिए कैपिलरी ट्यूब से होगा, कैपिलरी ट्यूब से होगा। अगर यहाँ पंच कर दिए आप, अगर कैपिलरी ट्यूब से आप कैपिलरी ट्यूब से होता है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। सक्शन लाइन ये टंकी से होलो साइड से करेंगे तो यहाँ से सक्शन लाइन में जाएगा और सक्शन लाइन से फिर वो कैपिलरी और कैपिलरी के माध्यम में फिर कंडेंसर कॉइल होता है, जो कि कैपिलरी हमारी बहुत महीन होती है, उसके कारण से हमारा वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। इस कारण से हमारा बार बार कंप्रेसर ख़राब होगा, प्राप्त कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर 25-26 डिग्री बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे। पूरा वैक्यूम होगा, उसके बाद हम पंच करेंगे, उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताता है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और हमारा प्रॉपर वैक्यूम जब तक नहीं होगा, हम चाहे लो साइड से कितने भी घंटों कर लें, हमारा वैक्यूम नहीं हुआ। ये चीज़ को ध्यान देंगे। और जिस प्रकार से वैक्यूम हो जाएगा तो यहाँ से हम पंच कर लेंगे। आप पंच टूल्स आप बनवा लीजिए, मार्केट में मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लेथ मशीन से इस प्रकार से बनवा के यहाँ से पंच करिए। उस बीच में हमारा वैक्यूम पंप चलता रहेगा। और वॉल को यहाँ से बंद करेंगे, हाई साइड से वॉल को अपन बंद कर दिए और हमारा वैक्यूम पंप चालू है। और इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इस कपलर को भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कंप्रेसर को बंद नहीं करेंगे, सॉरी वैक्यूम पंप को बंद नहीं करेंगे और इसको हम चालू रखेंगे। और उसके बाद हम उसको पूरा पाइप को यहाँ से अपन हाई साइड वाले को अपन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। और उसके बाद फिर और 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम गैस को चार्ज करेंगे। देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से लॉक भी कर लिया और हमारा वैक्यूम पंप अभी भी चालू है और हम वैक्यूम कर रहे हैं। और जहाँ पंच कर लेते हैं वहाँ पर भी हमको फिर बाद में ब्रेज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेज करने के बाद इसका हटा दिए। अब हमारा सिस्टम प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से वैक्यूम होगा, अन्यथा वैक्यूम नहीं होगा, चाहे आप कितना अच्छा वैक्यूम पंप होगा आपका। ये चीज़ ध्यान देंगे, आपका वैक्यूम पंप नहीं होगा क्योंकि हमारा कैपिलरी से होता है और कैपिलरी बहुत महीन होती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब रह गया हमारा गैस चार्ज। देखिए R600 को लिक्विड में चार्ज करना है और इस प्रकार से स्टैंड मार्केट में मिलता है और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसका अपन R600 का गोदरेज कंपनी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें हम 30 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, लिक्विड में चार्ज करना है। और कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करिए क्योंकि बहुत कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट चार्ज होता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो 1-2 ग्राम भी ऊपर जाएगा तो इस सिस्टम के लिए प्रॉब्लम करेगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और इसके बाद हम पूरा वॉल को खोल देंगे और वॉल खोलने के बाद फिर हम रेफ्रिजरेंट कुछ सेकंड में ही रिचार्ज हो जाता है दोस्तों। कंप्रेसर स्टार्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, R600 में रिचार्ज हो जाता है। और उसको बंद करिए और बंद करने के बाद फिर सिस्टम को चलने दीजिए और उसका फिर टेम्परेचर भी ज़रूर देखिए। और हम आपको आगे टेम्परेचर भी दिखाएंगे। इसका टेम्परेचर सिर्फ आधा से 45 मिनट की मतलब 30 से 45 मिनट्स के बीच में टेम्परेचर ग्रिल 25 डिग्री आ जाता है। तो सारी प्रक्रिया हमारी बेस्ट रहेगी, तो इस प्रकार से अच्छा होगा। अगर हम को काम सीखना है तो इस प्रकार से हम काम करिए। थोड़ा समय लगता है, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका भी कार्य होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। बार बार मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में ये समस्या बनी रहती है और प्रॉपर वैक्यूम नहीं हो पाता। R600 में हम काम करते हैं तो R600 में हमारी जो क्वालिटी देना चाहिए जो रेफ्रिजरेटर वो नहीं दे पाते। 30 ग्राम हमने रेफ्रिजरेंट को इसमें चार्ज किया है और हम वीडियो का बस यही समाप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ जानकारी साथ ज़रूर आऊँगा। ये चीज़ को बार बार मैं आप लोग को बताया हूँ और दिखाया हूँ। इसी प्रकार से आप काम करिए और इसको अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करते हैं इस कारण से आपको ये जानकारी चूक होती है आपसे। और कंप्रेसर भी इसका गर्म नहीं हुआ, सही टेम्परेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। -25 डिग्री अंदर का एवोपरेटर कॉइल का तापमान आ चुका है और इतनी अच्छी कूलिंग इसलिए आई क्योंकि हमने सारी काम गुड प्रैक्टिस में करते हैं और ये चीज़ को मैं करता हूँ, आप लोग को सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसको भी हम लॉक कर चुके हैं और लॉक करने के बाद देखिए हम सब बंद कर दिए हैं और ये हमारा पूरा जिस प्रकार से कंपनी काम करती है उसी प्रकार हम भी काम करते हैं और आगे भी आपको दिखाएंगे और आप लोग भी इस प्रकार से काम कर सकते हैं। गलत प्रक्रिया काम बिल्कुल मत कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।